वेलकम बैक टू खान एजुकेशन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने मोमेंटम के बारे में देखा था, इम्पल्स के बारे में देखा था, है ना, और भी इनर्शिया देखा। तो आज हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन देखेंगे विच इज़ गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन। जो सर आइजैक न्यूटन ने ये 3 लॉ दिया है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ जिसको मोशन कहते हैं, यानी फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। ये तीनों लॉ को आज हम लोग देखेंगे वन बाय वन, और कुछ फार्मूलाज जो डिराइव किए जाते हैं इस लॉ से उसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? ए बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट, यानी कोई बॉडी अगर रुका हुआ है तो रुका रहना चाहेगा, और इन यूनिफॉर्म मोशन रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन, यानी अगर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो उसी वेलोसिटी से चलते रहना चाहेगा। तब तक, कब तक? अनटिल और अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, यानी जब तक बाहर से कोई क्या बल ना लगे, यानी कोई बाहर से अगर फोर्स नहीं लगेगा तब तक अगर कोई बॉडी रुका हुआ है तो रुका रहना चाहेगा, और अगर चल रहा है किसी वेलोसिटी से तो उसी वेलोसिटी से चलते रहना चाहेगा। ठीक है, ये कहता है फर्स्ट लॉ। कहने का मतलब कि फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग इनर्शिया पढ़ा था कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है बॉडी की जो अपने चेंज का अपोज करता है, यानी कोई बॉडी रुका हुआ है तो रुका रहना चाहता है, और मूव कर रहा है तो उसी वेलोसिटी से मूव करता रहना चाहता है। देखो काफ़ी सिमिलरिटी है फर्स्ट लॉ में। फर्स्ट लॉ में क्या है? कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहेगा, तब तक जब तक बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। यही चीज़ इनर्शिया भी था, इसीलिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, क्योंकि जो इनर्शिया गैलीलियो ने दिया था, इसी इनर्शिया से, इस प्रॉपर्टी से न्यूटन ने अपना पहला लॉ डिराइव किया है। ठीक है, तो ये पहला लॉ जो फर्स्ट लॉ दिया गया इनर्शिया ही से दिया गया, इसीलिए इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। फर्स्ट लॉ क्या करता है? फोर्स को डिफाइन करता है। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या करता है? फोर्स को डिफाइन, यानी ये बताता है फोर्स का डिफिनेशन कि फोर्स एक्चुअली में है क्या। फोर्स वो एक एजेंट है जिसकी वजह से बॉडी रेस्ट से मोशन में आता है, और मोशन से अपना स्टेट चेंज करता है, यानी बॉडी एक्सेलरेट करता है। यानी फोर्स के डिफिनेशन को बताता है कि फोर्स है क्या। यानी फोर्स का तारुफ हमको, यानी आपको और फोर्स को बताता है कि फोर्स एक्चुअली में है क्या, यानी फोर्स का तारुफ कराता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सेकंड लॉ क्या बोलते हैं न्यूटन का। न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, यानी जो मोमेंटम में चेंज होता है, मोमेंटम हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है ना मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। कहने का मतलब कि जो मोमेंटम में चेंज होगा, ठीक है, वो फोर्स जो अप्लाइड किया जाएगा बॉडी पे, उस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा मोमेंटम में चेंज भी बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि स्टेटमेंट देख सकते हैं, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। डेल्टा क्या बताता है? चेंज बताते हैं तो चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम इंटरवल इन विच दैट चेंज अकर, यानी फोर्स जो होता है, ये जो साइन देख रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब कि फोर्स जैसे जैसे बढ़ेगा मोमेंटम में चेंज भी वैसे ही बढ़ेगा। यही है न्यूटन का सेकंड लॉ, यानी चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कहने का मतलब अगर फोर्स जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम होगा। जैसे कोई बॉडी है, ठीक है, एम मास का कोई बॉडी है, ठीक है, मान लेते तो उसका वेलोसिटी यू था शुरू में। आफ्टर टाइम टी, यानी टी टाइम के बाद क्या हुआ? बॉडी पे एक फोर्स लगा, मान लेते हैं फोर्स, ठीक है, तो फोर्स लगा तो वेलोसिटी चेंज होगा, मान लेते हैं वी हो गया। ठीक है, तो मोमेंटम में चेंज क्या हुआ? अगर हम लिखे हैं इनिशियल मोमेंटम क्या था? एम यू था, है ना, और फाइनल क्या हो गया? फोर्स लगने के बाद मास इंटू वेलोसिटी वी, है। तो चेंज क्या हुआ? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कैसे लिखता है? फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। तो फाइनल क्या था? एम वी माइनस इनिशियल क्या था? एम यू, है ना। तो चेंज इन मोमेंटम हो गया एम वी माइनस एम यू। ठीक है, और टाइम कितना लगा? टी टाइम। ये जो टी मान लेते ये टी इक्वल टू 0 पे अपना मोशन स्टार्ट किया था, और टी टाइम के बाद ये फोर्स लगने के बाद इसका वेलोसिटी वी हो गया। तो टाइम इंटरवल कितना हुआ? 0 से टी, तो एक्चुअली में टी ही टाइम लगा। तो चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, ये जो फोर्स है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ये जो मोमेंटम में चेंज हुआ और जिस टाइम के बीच में ये चेंज हुआ उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये होता है न्यूटन का सेकंड लॉ, यानी फोर्स जो लगेगा वो चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यानी टाइम रेट चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। यानी अगर इस फोर्स का वैल्यू बढ़ गया, यानी फोर्स बढ़ेगा, मोमेंटम में चेंज भी क्या होगा? बढ़ेगा। यानी अगर मान लेते 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, 1 न्यूटन फोर्स 2 मीटर पर सेकंड से बॉडी चल रहा था, और
कुछ समय बाद जो है टी टाइम के बाद मान लीजिए 2 सेकंड के बाद 1 न्यूटन का फोर्स लगा, ठीक है, तो उसका वेलोसिटी हो गया मान लेते हैं 4 मीटर पर सेकंड। और अगर यही फोर्स का वैल्यू बढ़ा देते हैं 1 न्यूटन से हम 2 न्यूटन कर देते हैं तो इसका वेलोसिटी भी बढ़ जाएगा। तो वेलोसिटी बढ़ेगा तो चेंज इन मोमेंटम भी बढ़ेगा। तो यही है न्यूटन का सेकंड लॉ। तो टाइम रेट चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कहने का मतलब। और न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बताता है, न्यूटन का सेकंड लॉ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बताता है, यानी फोर्स का ताकत को बताता है, फोर्स कितना ताकतवर है, ठीक है, फोर्स के वैल्यू को बताता है। आगे हम लोग देखेंगे कैसे। और उससे थर्ड लॉ क्या बोलता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर एक्शन का यानी हर एक एक्शन का उसका एक अपोजिट रिएक्शन होता है। जैसे कि दुनिया में हम नेचर में देखते हैं, अगर हम दीवार को हम एक मुक्के से मारते हैं तो बदले में हमको क्या लगता है, चोट लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसमें न्यूटन थर्ड लॉ लग रहा है। जिस फोर्स से हम वॉल को दीवार को हिट करें उसी फोर्स से अपोजिट उसके अपोजिट वॉल क्या कर रहा है, हमको हमारे ऊपर बल लगा रहा है, ठीक है, फोर्स लगा रहा है। तो हमने जो एक्शन किया उसका हमें क्या मिला, रिएक्शन मिला। दुनिया में हर चीज़ देखा जाए तो एक्शन और रिएक्शन के पेयर में मौजूद है, ठीक है। तो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी हर एक बल का एक अपोजिट जो होता है, एक उल्टा जो होता है प्रतिबल होता है, ठीक है। यानी अगर कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाएगा तो दूसरा बॉडी भी इक्वल और अपोजिट यानी उतना ही वैल्यू में लेकिन अपोजिट उल्टा उस पहले बॉडी पे क्या फोर्स लगाएगा। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या करता है, फोर्स के नेचर को बताता है। यानी फोर्स का नेचर कहने का मतलब कि फोर्स जो होता है यूनिवर्स में हमेशा पेयर में पाया जाता है, जोड़े में, यानी हर फोर्स का एक जोड़ा होता है। और कोई एक बॉडी दूसरे फोर्स लगा रहा है तो दूसरा भी पहले पे फोर्स लगाएगा, एक्शन रिएक्शन पेयर जिसको कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे न्यूटन सेकंड लॉ जो भी हम लोगों ने पढ़ा है ना, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन। जैसे बोला टी, अभी हम लोगों ने प्रूफ किया टी इज इक्वल टू 0 पे क्या था, मोमेंटम था mu इनिशियल मोमेंटम, टी टाइम पे मोमेंटम हो गया फाइनल मोमेंटम mv फोर्स लगने के बाद, है ना। और उसके बाद जैसे कि अभी हम लोग देख रहे थे इसमें टी इज इक्वल टू 0 पे मास का बॉडी यू वेलोसिटी से चल रहा था, टी टाइम के बाद फोर्स लगा तो मास जो था बॉडी का एम वो भी वेलोसिटी से चलने लगा। इनिशियल मोमेंटम एम यू था, फाइनल मोमेंटम एम वी। तो चेंज कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल एम वी माइनस एम यू, है ना। तो ये चेंज हुआ, तो बस वही चीज़ लिखा, फोर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। तो यही लिखा चेंज इन मोमेंटम एम वी माइनस एम यू बाई टाइम। अब एम कॉमन ले लेंगे उसमें तो बचेगा वी माइनस यू बटा टी। अभी माइनस यू बाई टी हम लोगों ने पढ़ा पिछली क्लास में, ये क्या होता है, एक्सेलरेशन को बताता है ना, ये बराबर वी माइनस यू। तो उसके यहाँ पे हम एम ए लिख सकते हैं। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम ए का हम लोग जानते हैं फिजिक्स में जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट दिया जाता है, तो कांस्टेंट देंगे हम लोग क्या, यहाँ पे कांस्टेंट के दिया जाता है और के का वैल्यू 1 माना जाता है। एफ बराबर आ जाएगा एम, ठीक है। ये होता है न्यूटन का सेकंड लॉ। ये बहुत से लोग आपको कहते होंगे लेकिन ये न्यूटन का सेकंड लॉ नहीं है, इट इज़ द डिराइव्ड फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या एक्चुअली में, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन, ये है न्यूटन का सेकंड। ये तो इस फॉर्मूले से डिराइव होकर आता है एफ बराबर है, तो एफ बराबर है में न्यूटन सेकंड लॉ नहीं है, जो आपको ये बताते हैं दिस इज रॉन्ग, ओके। अब हम लोग देखेंगे रिलेशन किसमें, फोर्स मास और एक्सेलरेशन में, ठीक है। क्या रिलेशन, एफ बराबर एम, एफ बराबर एम में अभी हम लोगों ने पढ़ा। अब इसमें हम लोग देखेंगे ए को क्या लिख सकते हैं, एम इधर डिवाइड में हो तो एफ बाई एम। तो हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन और फोर्स का एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एक्सेलरेशन और मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब अगर फोर्स बढ़ेगा तो बॉडी का एक्सेलरेशन बढ़ेगा, है ना, डायरेक्टली फोर्स बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। लेकिन एक्सेलरेशन और मास के इनवर्सली, मतलब अगर मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, घटेगा, क्योंकि पूरा वैल्यू घट जाएगा, और मास घटेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, यानी एक दूसरे के इनवर्सली है। कहने का मतलब कि अगर किसी भी बॉडी का मास ज़्यादा है तो इसमें एक्सेलरेशन कम होगा अगर उस पर सेम फोर्स लग रहा है। यानी दो बॉडी है, एक 1 kg का और एक 10 kg, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा और जिसका मास कम होगा उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। अब हम लोग देखेंगे सेकंड लॉ जो कहा जाता है वो रियल लॉ ऑफ मोशन होता है, यानी मोशन का रियल लॉ इसको कहा जाता है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ जो होता है दोनों सेकंड लॉ में आता है। कैसे आता है देखेंगे। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ हम लोग जानते हैं बराबर में जो मतलब प्रूफ किया है, अगर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, यहाँ पे एफ जो होता है एक्सटर्नल फोर्स होता है, ठीक है ना, और एम मास होता है, एक्सेलरेशन होता है जिस बॉडी के फोर्स लग रहा है। अगर बाहर से कोई फोर्स ना लगे, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई दैट इज फोर्स एफ बराबर 0। एफ अगर 0 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, एल एच एस 0 तो आर एच एस भी 0, तो एम इंटू ए भी 0 होगा और मास तो 0 होगा नहीं, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा। यानी अगर फोर्स 0 होगा तो एक्सेलरेशन भी 0। कहने का मतलब एक्सेलरेशन कब 0 होता है, हर कोई बॉडी रेस्ट में है ना, तो रेस्ट ही में रहेगा।
और अगर यूनिफॉर्म मोशन में मतलब मूव कर रहा है कंटिन्यूस मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। यही दो केस हो सकता है एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब, यानी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसी वेलोसिटी से मूव करेगा। और हम लोग जानते हैं ये जो चीज़ है, बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट एंड यूनिफॉर्म मोशन विल कंटिन्यू टू मूव इन सेम स्टेट अनटिल और अनलेस एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई। ये तो फर्स्ट लॉ है, हम लोग जानते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि न्यूटन सेकंड लॉ से हम लोगों ने फर्स्ट लॉ को डिराइव कर लिया है ना, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या होता है, बॉडी रुका हुआ है तो रुका हुआ रहना चाहेगा और जिस वेलोसिटी से मूव करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी तो उसी वेलोसिटी से मूव करेगा, तभी एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है। कब? जब फोर्स क्या हो जाए, जीरो। तो न्यूटन सेकंड फर्स्ट लॉ यही कहता है कि बाहर से अगर कोई फोर्स नहीं लगेगा तो बॉडी का स्टेट चेंज नहीं होगा। ये हम लोगों ने न्यूटन सेकंड लॉ से देखा। तो न्यूटन सेकंड लॉ से हम लोग फर्स्ट लॉ पे भी आ सकते हैं। हम लोग देखेंगे न्यूटन सेकंड लॉ से किस तरह से थर्ड लॉ को प्रूफ करेंगे। तो एक मान लिया कि आइसोलेटेड सिस्टम मतलब किसी बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है इसमें, ठीक है। दो सिस्टम माना ए और बी, दो बॉडी है जिससे मिलकर एक आइसोलेटेड सिस्टम बन रहा है। ए और बी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है कुछ टाइम के लिए, टी टाइम के लिए, और ए जो है बी पे फोर्स लगा रहा है जिसको F1 नाम दिया गया। ए जो है बी पे फोर्स लगा रहा है, खींच रहा है। उस तरह से बी जो है ए पर फोर्स लगा रहा है F2, यानी बी जो है ए पे फोर्स लगा रहा है F2। हम लोग देखेंगे जब फोर्स लगेगा तो हम लोग पढ़ा कि मोमेंटम में चेंज होता है ना। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, अगर हम लोग देखते हैं बी के मोमेंटम में क्या चेंज होगा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी। तो बी में क्या चेंज होगा, बी पे कितना फोर्स लगा, कितने टाइम तक लगा। हम लोग को पढ़ा था इम्पल्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम, और इम्पल्स क्या होता है, फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट होता है, पिछले क्लास में पढ़ा था है ना। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी जो होगा वो क्या होगा, इस पर फोर्स, तो फोर्स कितना F1 इंटू कितने टाइम के लिए दोनों इंटरेक्ट हुआ, टी टाइम के लिए, तो F1 इंटू टी। उसी तरह से चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए लिखेंगे, तो ए में चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, ए पर जो फोर्स लगेगा F2 जो बी लगा रहा है, और इंटू टाइम, टी टाइम तो दोनों के लिए सेम ही है टी। तो दोनों का मोमेंटम में चेंज इतना है और टोटल चेंज कितना है, तो दोनों का सम F1t प्लस क्या होगा, F1t प्लस F2t है ना। इस तरह से हुआ। अब और आगे देखेंगे, अगर एक्सटर्नल फोर्स जो है एक्टिंग ऑन सिस्टम इज़ जीरो, यानी एक्सटर्नल फोर्स जो होता है ऑन ए सिस्टम जीरो हो जाए, यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। एक्सटर्नल फोर्स ना लगेगा तो न्यूटन सेकंड लॉ से क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम जीरो है ना। पढ़ा था कि रेट चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्सेज जीरो है तो चेंज इन मोमेंटम भी जीरो होगा है ना। जैसे कि एफ एक्सटर्नल बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, न्यूटन सेकंड लॉ से। और एफ एक्सटर्नल अगर जीरो हो जाए तो चेंज मोमेंटम बाय टाइम क्या होगा, जीरो। और हम लोग पढ़ते हैं फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर जीरो कब होता है, जब न्यूमरेटर जीरो हो जाए, यानी चेंज इन मोमेंटम जीरो। और अगर चेंज इन मोमेंटम जीरो हो गया तो कहने का मतलब इस इक्वेशन से देखेंगे कि चेंज मोमेंटम बराबर क्या था, F1t प्लस F2t, इसका मतलब ये जीरो होगा। हम इसको F1t प्लस F2t बराबर जीरो करेंगे और इसको LHS RHS में लाएंगे तो इधर आएगा तो माइनस F2t हो जाएगा।